हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आए हो, बच्चे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। 2 दिन बहुत जरूरी काम था, इसलिए कोई लेक्चर नहीं प्रिपेयर कर पाया, कोई वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरली जो टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में थे वो इलेक्ट्रिक्स से रिलेटेड थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट करंट पे क्या है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बचपन में आप चीजें देखा होगा कुछ, जैसे सपोज दैट ये कोई हमारे पास मैग्नेट है और उसके पास अगर किसी आयरन रॉड को या किसी को ले जाते थे, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक क्या करती थी, अपनी तरफ उस रॉड को अट्रैक्ट कर लेती थी। यही होता है ना। तो वही डिफिनीशन है मैग्नेटिक फील्ड। यहां जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसके डिफिनीशन है द एरिया अराउंड ए मैग्नेट, मतलब इस मैग्नेटिक के चारों ओर का वो क्षेत्र, इस मैग्नेटिक के चारों ओर का क्षेत्र जहां पर किसी आयरन रॉड को ले जाने पर, ठीक है, वो फोर्स का एक्सपीरियंस करे, तो वो क्षेत्र क्या, वो एरिया क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। तो एरिया अराउंड है मैग्नेट, मान लिया कोई मैग्नेट है, इसके यहां 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 ये इसका एरिया है, ठीक है। तो यहां तक अगर ये कोई आयरन रॉड ले जाते हैं तो वो रॉड जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, ठीक है। तो उस क्षेत्र को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि डेफिनेशन कह रही है कि एरिया अराउंड ए मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर का वो क्षेत्र विद इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन एक्सपीरियंस, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो एक्सपीरियंस किया जा सके, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इट इज डिनोटेड वाई बी, इसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, या तो टेस्ला में लिखते हैं या न्यूटन पर एम्पियर मीटर में लिखते हैं। टेस्ला में या तो नोट करें या न्यूटन पर एम्पियर मीटर में इसे नोट करें, तब भी आप, ठीक है। तो अब आते हैं इसके रिलेशन पे क्या है। तो अभी तक तो जितने चैप्टर 3 तक हम बात करते थे वहां चार्ज कैसा होता था, रेस्ट में। यहां चार्ज मूविंग में हो तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, पहला पॉइंट है ये मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इट मींस वो कब, जब चार्ज कैसा होना चाहिए, मूविंग में। अगर चार्ज रेस्ट में है तब नहीं होगा। मान लिया ये कोई वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और ये कोई चार्ज क्यू है जो किसमें है, रेस्ट में, ठीक है। तो इनके बीच में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, नो फोर्स, कैसा नहीं होगा, नो फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेते हैं कि अगर ये कोई वायर है जिसमें आई करंट और ये चार्ज है वो भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये चार्ज यहां रेस्ट में था, ये चार्ज क्या है, मूविंग में है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इट एक्सपीरियंस फोर्स,
इट फोर्स, ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे और इस फोर्स का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इट एक्सपीरियंस फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड। तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? अब आते हैं सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस्ड magnetic field around itself। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया ये कोई वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो ये अपने अराउंड क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। अब हमें कैसे पता चले कि ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है कि नहीं जनरेट कर रहा है? तो उसके लिए हम क्या करें? एक मैग्नेटिक निडल, ठीक है, इसके पास में लाए। क्या लाए? कंपास वाच जो भी है उसके पास में लाए। अगर उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है उस कंपास बॉक्स में, तब हम कह सकते हैं कि जो करंट प्रोड्यूस हो रही है कंडक्टर में या वायर में, वो क्या जनरेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो मैग्नेटिक कंपास लाए और मैग्नेटिक कंपास में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये एक्चुअली क्या है? मैग्नेटिक कंपास। अगर मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है, if deflection in magnetic compass, अगर उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ही है कि उसमें क्या हो रहा है? मैग्नेटिक, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक कंपास है तो मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करेगा। तो इसका मतलब है कि उसके अराउंड में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। दूसरा, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या कंपास में डिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में होगा? हाँ, अगर करंट की डायरेक्शन सपोज दैट ये है, ये करंट की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन मान लेते हैं इधर डायरेक्शन, ठीक है। और अगर हम क्या करें, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, तो हम क्या देखते हैं, जो मैग्नेटिक कंपास है उसका डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाता है। फिर समझ लो, अगर ये वायर है, इसमें करंट की डायरेक्शन इधर, तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन इधर है मैग्नेटिक कंपास में। अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि करंट कैरिंग पावर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में क्या कह रहा है कि करंट डायरेक्शन चेंज देन मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन या डायरेक्शन आल्सो चेंज, ठीक है। इफ करंट डायरेक्शन change, then magnetic compass deflection also change, ठीक है। तो इतनी बात को नोट करो और आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कि
अगर कोई इनफाइनाइट वायर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनाइट वायर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई एलिमेंटली बहुत स्मॉल वायर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो डिफरेंट लॉ है, डिफरेंट लॉ इज गवर्न बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो वही एक लॉ है वायर सावर्ट लॉ। तो वायर सावर्ट लॉ का जनरली जो यूज किया जाता है दो एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए। क्या था, कैसा, एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन, एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन के लिए। ठीक है, अगर ये पूरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड नहीं डिटेक्ट करता, ये पर्टिकुलर स्मॉल पॉइंट के लिए, मान लिया ये हमारे पास है कोई, तो ये पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो इट इज यूजफुल ओनली फॉर द एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन। ठीक है, उसके लिए ये केवल एक्सपीरियंस है। मान लिया हमारे पास कोई एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो है। ठीक है, इस वायर में हमें स्मॉल एलिमेंट डीएल, कैसा एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट डीएल की मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करनी है किसी पॉइंट पी पे। मान लिया कोई एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, इनफाइनाइट हो सकती है, मान लेते हैं एल है। उस वायर में जो डीएल एलिमेंट है, उस डीएल एलिमेंट के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे जनरेट हो रही है उसको डिटरमाइन करना है। ठीक है, मान लिया डीएल से इस पॉइंट की दूरी आर है, ये सब वेक्टर फॉर्म है, डीएल से इस पॉइंट की दूरी आर है। तो इस आर डिस्टेंस पे डीएल क्या है, करंट एलिमेंट है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट एलिमेंट। आर क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम, ठीक है, ओ टू पी, इसे मान लेते हैं ओ, ये मान लेते हैं ओ टू पी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, so magnetic field due to dl, a small element, is given as, so magnetic field due to small element dl is given as, देखो भाई सावर्ट लॉ ने क्या बताया कि dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर ओवर आर क्यू। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म में, किसमें, ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में लिखे तो हमें मालूम a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू 0 ओवर 4 पाई इंटू आई डीएल आर, आई डीएल आर साइन थीटा ओवर आर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू 0 अपॉन 4 पाई, क्या हो जाएगा, आई, सॉरी आई भी होगा, आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, और बी मैग्नेटिक सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फॉर्म में ये आपका हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। इतनी समझ में आ गई बात की नहीं?
और μ0/4 की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷। μ0/4 की वैल्यू कितनी है 10⁻⁷। इतनी बातें ध्यान रहेंगी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चले। कि इफ वी वांट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है तब तो क्वेश्चन यह था हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ किससे, कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ स्क्रू लॉ। स्क्रू लॉ से डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लें अभी जो वायर हमारे पास था, आइस करंट इसमें फ्लो हो रही है, पॉइंट O था, ये पॉइंट B। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी है तो हम एक स्क्रू ले आए, ठीक है। ये पॉइंट क्या था हमारे पास, ये DL था, ये मान लेते हैं ये DL स्मॉल एलिमेंट, ये आई करंट यहां फ्लो हो रही। तो हम क्या लें, स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू लॉ का यूज करें। स्क्रू में क्या होता है, ये इधर क्या करते हैं, अगर कोई स्क्रू है तो उसको इधर टाइट करते हैं। तो हम क्या करें, स्क्रू अगर इस पॉइंट पे निकालना है, P पे निकालना है, तो हमें क्या करें, इसको स्क्रू को राइट हैंड से रोटेट करें, ठीक है। तो इस पॉइंट पे निकालना है तो हम इसे रोटेट करें, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ट हो जाएगी। अगर पॉइंट P इधर होता है, सपोज दैट आई करंट यहां, अगर पॉइंट P यहां पे है, अब हमें निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या करें, स्क्रू को हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इस केस में स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। तो जब क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, देखो यहां से जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ए इनसाइड जा रहा है ना, और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड हो गई, अंदर जा रही है ना, और इस केस में बाहर आ रही है। तो क्या हो जाएंगे, इसे आउटवर्ड हो जाएगी। तो इस केस में कितनी हो गई, इनवर्ड, और इस केस में आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर दूसरा हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें विद द हेल्प ऑफ स्क्रू लॉ, और हम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का फ्लेमिंग रूल है, तो दोनों है, तो किसकी हेल्प से, और अगर शॉर्ट फॉर्म में, और इन शॉर्ट फॉर्म किसका यूज करें, शॉर्ट फॉर्म में राइट हैंड थंब रूल का यूज करें। तो ये हमारा राइट हैंड हो गया, थंब हो गया। इसमें क्या करें, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखें, पुट इन करंट डायरेक्शन, पुट इन करंट डायरेक्शन। तो जो फिंगर है ना, तो फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन बताएंगी, इट टेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। अब देख लेते हैं जो ये कह रहे हैं उसको कर लेते हैं, डीएल क्रॉस आर।
यहां मान लिया ये करंट आई है, ये पॉइंट पी है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड यहां पे डिटरमाइन करनी है। तो हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रख दिया। अब ये फिंगर क्या कर रही है, आउटवर्ड, इनवर्ड कहां जा रही है, इनवर्ड जा रही है। ठीक है, कहां जा रही है, इनवर्ड जा रही है। तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है भाई, हमने ये करंट की डायरेक्शन में हमने थंब को रखा, तो ये क्या हो जाएगी, इनवर्ड। ठीक है, अगर हम क्या करें, ये आई है और इधर पॉइंट पी है, और अगर अब हम रखें तो क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलती हुई फिंगर कहां आ रही है, बाहर आ रही है। इसमें फिंगर कहां जा रही है, अंदर जा रही है। यही तो है, ये रखते हैं तो फिंगर अंदर जा रही है, और इस केस में फिंगर क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ट हो जाएगी, ये इसमें जो है आउटवर्ड हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और है कि जैसे अगर दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है, तो उनका जो प्रोडक्ट सी है वो क्या होता है, सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी। तो सेम फंडामेंटल यहां पे भी है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी इज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड बी इज परपेंडिकुलर टू आर। ये फंडामेंटल है, ऑलवेज वैलिड। ठीक है, तो चाहे आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करो मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन के लिए, या हम स्क्रू रूल का यूज करो। ठीक है, स्क्रू रूल डीएल क्रॉस आर, यही तो है, डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर, डीएल ये होगा डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। तो बेसिकली तो जो है वो थंब रूल का आप यूज करें, ये ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, तो चाहे इसका यूज करो या इसका यूज करो, तो दोनों का हम यूज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा है कि जो दिखाते हैं बुक में, वो अगर परपेंडिकुलर या इनवर्ड या आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो बुक में थोड़ा डिफरेंट मेथड से दिखाते हैं, और वो हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दिखाई जा रही है, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, और किसी में ऐसे दे, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के तरीके हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के तरीके हैं। ठीक है, तो इस केस में जो दिखाते हैं वो आउटवर्ड, क्या शो करते हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, और इसको दिखाते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप समझ जाइए, अगर कहीं पे अगर पॉइंट लगे हैं तो उनका क्या मतलब है, अगर क्रॉस लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। क्रॉस लगा हुआ है उसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, इनवर्ड है। इनवर्ड का मतलब इस डायरेक्शन, आउटवर्ड का मतलब इस डायरेक्शन। तो अगर कहीं पे पॉइंट है तो वो है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और अगर कहीं पे क्रॉस है तो है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात तो आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, अब आते हैं रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एंड सी। इसमें क्या रिलेशन है, वैसे तो हमें मालूम है कि C इज इक्वल टू जनरली होता है 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा है, तो डिटरमाइन कर लेते हैं। वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷। तो हम क्या कर लें इसको, तो क्या μ0/4 पाई इंटू 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख सकते हैं।
तो हो गया तो 10 की पावर -7 हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर -9। ये कैंसिल हो जाएगा तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 16। तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल ऑफ स्क्वायर। और c की वैल्यू कितनी होती है, c की, चूंकि c इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड यूनिट। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/c स्क्वायर। तो c स्क्वायर टू हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट करिए। करंट कैरी हो रही, इसका मतलब ऑटोमेटिक वो कंडक्टर है। और इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। अब इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं। इसमें इनफाइनाइट वायर है तब क्या होगा, फाइनाइट वायर है तब होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर मिड में निकालनी हो तब क्या होगा, अगर करंट पे निकालनी है तब क्या होगा। तो बहुत सारे चीजें हो सकती हैं। हमने मान लिया ये हमारे पास कोई वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो। ठीक है, ये कोई हमारे पास वायर है जिसमें आई करंट फ्लो। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। हमारे लिए मानना ये पॉइंट P है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के थ्रू कैलकुलेट करनी है। तो वायर के थ्रू तो हमारे पास कोई फंडामेंटल हमने रूल नहीं पढ़ा है, हमने बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा है एलिमेंट्री मेथड में जो करंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, मान लिया इसकी यहां से डिस्टेंस है, लेट ए डिस्टेंस इज ए। हमने मान लिया ये कोई डीएल एलिमेंट है, ये कोई डीएल एलिमेंट है जिसके पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इस पॉइंट P से यहां से डीएल से इसकी जो डिस्टेंस है वो R है। ये डिस्टेंस कितनी है, R है। ठीक है, मान लिया ये इसका कॉर्नर एक x है, दूसरा कॉर्नर y है, ये पॉइंट P है। ठीक है, ये एंगल हम कितना होगा, ये तो एंगल 90 डिग्री होगा। इस एंगल को हम मान लेते हैं फाई और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। स्टेट करंट कैरिंग वायर है तो हमें ये स्टेट करंट कैरिंग वायर दिखाना भी पड़ेगा। तो मान लिया ये स्टेट करंट कैरिंग वायर है, एक्स और वाई कोई स्टेट करंट कैरिंग वायर है। ये जो है वो डीएल एलिमेंट है, ये एंगल थीटा है, ये फाई है। मान लिया यहां से एंगल, सपोज दैट ये एंगल ये बनाते हैं फाई 1, ये कितना है फाई 1 है। ये एंगल यहां से जो बना रहा है वो कितना है, ये एंगल जो है वो कितना है, वो फाई 2 दिखना चाहिए। ये फाई है, ये फाई 1 है, ये फाई 2 है, ये डिस्टेंस आर है, ये है। तो क्या इसमें हम बायो-सावर्ट लॉ का यूज नहीं कर सकते? हम इसमें बायो-सावर्ट लॉ का यूज करें और जो हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें पॉइंट P पे है तो हम कुछ इसका नामनकल्चर कर लेते हैं। इसे मान लेते हैं B पॉइंट, इसे मान लेते हैं C पॉइंट, ये मान लेते हैं ये P पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डीएल एलिमेंट इज गिवन एज, क्या फार्मूला होता है, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl साइन थीटा ओवर r। इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट पुट कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इन ट्रायंगल CBP में तो हम लिख सकते हैं कि 90 प्लस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो होगा।
तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं 90 माइनस 5। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस 5। इसे इक्वेशन पुट फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो साइन 90 माइनस थीटा यहां पे लिख देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो जैसे ही इसकी वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में। तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl कॉस थीटा। थीटा नहीं अब क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा, कॉस फाई ओवर आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन सेकंड पुट कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात कोई नहीं होनी चाहिए। अब हमें जो फील्ड निकालनी है वो पूरे वायर के थ्रू निकालनी है। तो पूरे वायर के थ्रू क्या करेंगे, तो फील्ड ड्यू टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखें या फील्ड ड्यू टू वायर, या टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू हो जाएगा जो भी लिमिट है फाई 1 से फाई 2 dB। तो फाई 1 तो यहां पॉजिटिव, अब नीचे वैल्यू क्या है निगेटिव, तो हो जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2। ठीक है भाई, फाई 1 माइनस फाई 2 नहीं, अपर लिमिट कितनी वैल्यू लिखते हैं बताओ। ये हो गया फाई 1 अपर लिमिट, लोअर लिमिट है माइनस फाई 2, और dB की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl कॉस फाई ओवर आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सबको मिटा देते हैं और देखते हैं हमें क्या किस किस की रिक्वायरमेंट है, उसको केवल ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। ये भी ये इक्वेशन की हमारी रिक्वायरमेंट है। साथ साथ में आप नोट करते रहिए क्योंकि ब्लैक बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि चीजें मिटाई ना जाए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल CBP में, इन ट्रायंगल CBP। तो यहां से cos फाई की वैल्यू निकालें, या cos फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू a बाई, ये यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं लाल बटे कक्का से। ठीक है, और आर इतना हो गया ए, ठीक है, बेस और अपॉन है। तो यहां से क्यों ऐसा लिख दें, क्योंकि हमें आर की वैल्यू निकालनी है। यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सेक फाई। हम आर की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल ले। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डीएल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, नाउ 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 फाई इज इक्वल टू 10 फाई इज इक्वल टू, तो 10 फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बाई ए, एल बाई ए। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा ए 10 फाई। तो डीएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर फाई डी। तो डीएल की वैल्यू हमारे पास आ गई, आर की वैल्यू आ गई। इन वैल्यू को हम उठा के कहां पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस फाई 2 से लिमिट हो गई फाई 1 म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई dl ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। आई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सेक स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, यही तो हुआ, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। और डीएल इज इक्वल टू कितना हो गया यहां पे, ए सेक स्क्वायर फाई
डी फाई। तो एक से ए कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर फाई से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू म्यू 0/4 पाई आई ओवर ए φ1 माइनस φ2 और क्या बचा cos फाई डी। ये वैल्यू हमारे पास जो है वो बच जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं और क्या चीजें रिमेनिंग हो रही हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो ये बची कि dv इक्वल टू म्यू आई ओवर फाई, cos फाई क्या हो जाएगा, sin फाई हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई ओवर ए साइन φ1 प्लस साइन फाई। लिख सकते हैं कि नहीं, साइन φ1 प्लस साइन फाई, ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। तो इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर है कोई, तो उसके केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी हो जाएगी। अच्छा, मैंने इसको फिगर को इसलिए नहीं मिटाया, चाहता तो मिटा सकता था कि इसमें डिफरेंट केस लगाएंगे और कुछ उसका रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कोशिश करेंगे। एक्सपीरियंस कैसे हो रहा, अब मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं कि φ1 वो φ2 है वो π/2 के बराबर हो जाए। जो φ1 है और वो φ2 है दोनों π/2 के बराबर हो जाए। तो इस इक्वेशन में क्योंकि sin π/2 इक्वल टू कितना होता है, हमारे पास 1 होता है, तो हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई ओवर ए, ये हो जाएगा 1 + 1, तो हो जाएगा म्यू 0/2 पाई आई ओवर ए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब φ1 φ2 के बराबर हो गया, तो ये पॉइंट P कहां लाई करेगा, इट मींस जो पॉइंट P है वो मिड में लाई करेगा। तो पॉइंट P ये क्या बताता है कि पॉइंट P लाई इन मिड पॉइंट इन वायर। जो भी वायर है, कंडक्टर है, वो सेकेंड केस इसी में ले लेते हैं। तो अगर ये मिड में लॉय करेगा तो सेमी सर्किल नहीं हो गया, सेमी सर्कुलर हो गया ना। एक इसका मतलब ये किसके लिए हो गया, सेमी सर्कुलर के लिए हो गया। दूसरा कि φ1 इक्वल टू φ2 अगर दोनों जीरो हो जाए, जीरो नहीं, φ1 इक्वल टू 90 ले लेते हैं एंड φ2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगी। dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई ओवर ए, ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो पॉइंट P है या तो x है इसके एंड साइड होगा या y है इसके एंड साइड होगा। ठीक, इट मींस P इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, x और y पॉइंट, या तो x पॉइंट पे होगा परपेंडिकुलर या y पॉइंट पे होगा। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। अब इनको नोट करिए और फिर कुछ न्यूमेरिकल जो है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई वायर है जिसमें 30 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 4 × 10⁻³ टेस्ला पैरेलल टू द करंट। मतलब ये करंट की डायरेक्शन है, इसी की डायरेक्शन के पैरेलल
मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल प्रोड्यूस कर रही, मान लो ये वायर है और ये करंट हमने प्रोड्यूस कर दी, तो करंट और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हुआ, ये वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही, उसी की पैरेलल हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ली। फिर कह रहे हैं फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता करनी है एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, वायर से 20 सेंटीमीटर दूर है कोई पॉइंट, उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो I इक्वल टू हमारे पास कितना दिया 30 एम्पियर, R इक्वल टू हमारे पास दिया 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल B एक्सटर्नल कितना दिया है हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। तो पहले हमें इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो करंट प्रोड्यूस हो रही उसके कारण कितनी हो रही है, देन हम आइडिया लगा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर कितनी होती है, B इक्वल टू कितना होता है μ0/2 पाई I ओवर R, या ये आप जो भी लिखना चाहें, जो भी आपने पढ़ा हो उसको लिखिए, R है कहीं पे A है तो हमने भी R ही पढ़ा है तो R ही आप लिखिए। तो μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, तो यहां पे पुट कर दो तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7/2 पाई, I 30 है और 20 इंटू 10 की पावर -2, तो 2 पाई कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर है, ध्यान रहे ये आपका R स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा B इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -7 इंटू 30 इंटू 400 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 4 टेस्ला, 3 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। तो ये भी उतनी होनी चाहिए, नहीं है तो मान ले, तो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। अब ये देखो ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक करंट को इसमें रखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैं करंट को हमने क्या बताया था कि राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में आप पुट कर दिया थंब को तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई इनवर्ट, ठीक है, ये इनवर्ट हो गई, इनवर्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड ये तो इनवर्ट हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गई, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यही तो होगी, इनवर्ट। ये क्या है आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इधर है, ये एक तो इनवर्ट है, ऐसा ना समझ में आए, ये तो इस डायरेक्शन में अप्लाइड और ये कितनी इनवर्ट है, ठीक है। तो नेट कितनी हो जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड V इक्वल टू क्या हो जाएगा, B एक्सटर्नल प्लस B बाय ये होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये आपका B एक्सटर्नल 4 इंटू 10 की पावर -4, 3 इंटू 10 की पावर -4, ये होल स्क्वायर इसमें भी होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ये हो जाएगा। फिर समझ लो ये तो इनवर्ड है और ये आपकी आउटवर्ड है, तो नेट कितना, तो हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस की आप निकाल सकते हो, इसको नोट करें, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और कराएंगे उसके बाद में, आइए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक साइड 2A साइड का कोई हमारे पास क्यू है और उसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो हमसे पूछ रहे हैं इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O कितनी होगी। नेट फील्ड आपको निकालने हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड ही निकालेंगे एट पॉइंट O,
O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इसकी कितनी होगी वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको इससे मिलाया तो ये एंगल कितना 60, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 का होता है, ये 45, ये भी 45। तो अब यहां पे आराम से लिख सकते हैं, यहां पे φ1 इज इक्वल टू 45 एंड φ2 इज इक्वल टू 45। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। φ1 φ2 की वैल्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी बार, बीसी साइड लिख दें या बार लिख दें, तो क्या हो जाएगा, इसे मान लेते हैं B1 μ0/4 पाई I/A sin φ1 प्लस sin φ2। ठीक है, तो क्यों सॉल्व करें, डायरेक्ट I/A साइड दो भी आपकी हो, ये sin 45 प्लस sin 45, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो हो जाएगा μ0/4 पाई I/A 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2, तो μ0/4 पाई I/A ये हो जाएगा 2/√2। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब इसमें डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, भाई मैंने बताया था क्या हो रहा भाई, ये हमने बाहर रखा, ये क्या हुआ, ये तो हो रहा, ये हमने रखा अंगूठे के करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन। बीसी वायर के तो टोटल नहीं, ऐसे हम डीसी के थ्रू निकालेंगे, एसी के सेम निकलेगी, वैल्यू तो सेम ही आएगी ना। तो नेट मैग्नेटिक, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CD आपका हो गया, DA हो गया एंड AB आर से, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B नेट इज इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, तो 4 इंटू B1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 4 टाइम्स μ0/4 पाई I/A 2/√2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन वही होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई तो नोट करो, एक क्वेश्चन मैं हाफ सॉल्व करवाऊंगा और हाफ आपको असाइनमेंट में दूंगा। आइए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड एल इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है, जिसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो है। आपसे पूछ रहे हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो इसको साइड यहां से यहां मिला सकते हैं, इक्विलेटर ये मान लिया, इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये कितना हुआ जाके φ1 एंड φ2, तो ये मान लेते हैं φ1 और ये मान लेते हैं φ2। अगर इन्हें φ1 φ2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो φ1 φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, φ1 और φ2 कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इक्विलेट, क्योंकि ये हाफ डिवाइड हो गया यहाँ पे, वैसे ये कितना था, ये 60 था, ये 60 था, ये 60 था, अब यहाँ डिवाइड हो गया क्योंकि ये तो 30 बचा,
ए बी कितना बचा, 30 बचा। तो ये कितना हुआ, 5 1 5 2 की वैल्यू हमारे पास इतनी है। तो क्या हम नहीं निकाल सकते? ये हमने मान लिया ये डिस्टेंस ए, ये कितनी मान ले, ये मान लेते हैं हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो ए। तो मैग्नेटिक फील्ड साइड बीसी कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बीसी, फार्मूला क्या आता है, B1 मान लेते हैं इसे, कितना, μ0/4 पाई I ओवर A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, तो B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई I ओवर A साइन 60 प्लस साइन 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई I ओवर A, ये हो जाएगा 2 साइन 60। ठीक है, अच्छा तो क्या यहां से हम ये की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू, या साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो भी है आप अपने वैल्यू पुट करिए, मैं थोड़ा आपको हिंट ही दे रहा हूं, μ0/4 पाई। क्या यहाँ पे हम टेन 30 की वैल्यू निकालें, टेन थीटा इज इक्वल टू निकालें, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/L हो जाएगा। तो टेन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/L। तो क्या हम A की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास L टेन 30, तो 2A इज इक्वल टू हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू L/2 इंटू 1/√3, A की वैल्यू आ जाएगी। साइन 60 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, √3/2, तो हो जाएगा I ओवर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2, और कितना हो जाएगा, L/2 √3 इंटू 2 इंटू √3/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, पहले भी सेम फंडामेंटल है, आउटवर्ड। नेट कितनी हो जाएगी, निकाल लेंगे, 3 साइड है तो 3, अगर बी नेट निकालेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू, ये साइड की इतनी होगी, वैसे यहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे 3 इंटू B1। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, यही आपका काम बचा है, μ0/4 पाई 6I ओवर L, और आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेक्चर को आज यही फिनिश करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।